शुरुआत एक बेहद खास मुद्दे के साथ। मुद्दा ये है कि जेपी मॉर्गन इंडेक्स में अब भारतीय बॉन्ड शामिल हो गए हैं। अब इसको कई तरह से हम देखना चाहेंगे। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहले तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय बॉन्ड शामिल हो रहे हैं किसी तरह के ग्लोबल इंडेक्स में। भारतीय बॉन्ड मार्केट और रुपए पर इसका अच्छी खासी खबर है। ये इम्पैक्ट के तौर पे अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को यहाँ पर कई मायनों में हमने देखा है कि मजबूती मिलेगी। दुनिया भर में बॉन्ड इंडेक्स को बड़े पैमाने पर ट्रैक भी किया जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट के अगर लिहाज से हम देखें तो उसे और रुपए को भी सपोर्ट मिलेगा। और जिस तरह से पूरी कवायद जो है इस इंक्लूजन के पीछे 2013 से चल रही है उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही इंक्लूजन की जो हम बात कर रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड की हम जो बात कर रहे हैं जहाँ पे इंक्लूजन हो रहा है, उससे न सिर्फ पैसा कैसे विदेशी पैसा भारत में आएगा, बल्कि अगर आप ऐसे कोई निवेशक हैं जो कि बॉन्ड में भी निवेश करना चाहते हैं तो इसके अतिरिक्त भी कैसे आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें या अगर अपने पोर्टफोलियो में कोई स्थायी रिटर्न की अपेक्षा करते हैं तो मौके कहाँ कहाँ पर है, इस पर आज हम बाकायदा ये क्लासरूम लेकर आए हैं। मेरे साथ महेंद्र जाजू, CIO फिक्स्ड इनकम एसेट AMC जुड़ गए हैं। महेंद्र सर, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और अक्सर आपसे जब मुलाकात होती है तो मेरे ख्याल से मॉनेटरी पॉलिसी के ऐलान के दिन मुलाकात होती है। आज कुछ अलग दिन है जब हम आपसे मिल रहे हैं। और जेपी मॉर्गन इंडेक्स में जो भारतीय बॉन्ड्स का इंक्लूजन है सर, बहुत ही पेचीदा मुद्दा है और कई दर्शकों को लग भी रहा होगा कि इससे सीधा से हमारा क्या वास्ता है। तो इसको थोड़ा सा हल्का करके, इस पूरे विषय को थोड़ा सा हल्का करके आसान भाषा में हम समझाएंगे। तो जब हम ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड की एंट्री की बात करते हैं सर, उसका सीधा सा मतलब क्या है, ज़रा समझाइएगा। देखिए, जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है उसमें इंडियन बॉन्ड्स आज इंक्लूड हुए हैं, तो उसका सबसे पहला इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन क्या होता है कि आज जो इंडिया की इकोनॉमी है वो इस एक ओहदे पर आ गई है, इस एक लेवल पे आ गई है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टर्स है ग्लोबली, वो इसको अपने इंडेक्स में इंक्लूड करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं निफ्टी में कोई भी स्टॉक आता है या कोई भी इंडेक्स में स्टॉक आता है तो वो स्टॉक की बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अर्निंग्स अच्छी होती है और उसमें ग्रोथ पोटेंशियल होता है तो इंडेक्स में इंक्लूड होता है। उसी तरह से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज के डेट में, जैसा आपने बताया 2013 से ये चेष्टा चल रही है, तो आज इतने सालों की मेहनत के बाद यदि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड किसी भी इंडेक्स में, ग्लोबल इंडेक्स में इंक्लूड हुए हैं, तो इट इज जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर ये एक बहुत ही शानदार मजबूत इम्पैक्ट रिफ्लेक्शन है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के व्यू का। दूसरा है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो फिक्स्ड इनकम मार्केट बहुत बड़ा ग्लोबली है, वो जब इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, एक बार जब वो इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो वो फिर भारत के डेट मार्केट को एक अलग नजरिए से देखेंगे। और किसी ने मुझे बोला कि जो एक 1994 में MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंडियन इक्विटीज को पहली बार शामिल किया गया और उसके 30 साल बाद आज हम देख रहे हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट एक अलग मुकाम पे पहुंच चुका है। उसी तरह से एक बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजर जब हमारे बॉन्ड मार्केट पे आनी शुरू होगी तो एक प्रोसेस शुरू होगा जहां पर पहले वो इन्वेस्टर्स आएंगे और वो इन्वेस्टर्स जब चाहे जा भी सकते हैं, तो वो एक रिलेटेड वॉलेटिलिटी आएगी। उसको मैनेज करने के लिए, मतलब आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर को आप वेलकम तो कर सकते हो, लेकिन फिर उसका पैसा आने के बाद उसको रोके रखने के लिए आपको निरंतर अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने प्रोसेसेस को, अपने कानून को, अपने माहौल को बना के रखना पड़ेगा। तो वो एक चैलेंज हमारे सामने रहेगा। तो वो हमारे गवर्नमेंट को, हमारे RBI को और हम सब मार्केट पार्टिसिपेंट को एक सर्टेन डेकोर, एक एनवायरनमेंट बना के रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। सो आई थिंक ये दो एक बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से सॉफ्ट एस्पेक्ट्स है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है। बाकी तो जब वो इन्वेस्ट करेंगे, पैसा आएगा तो बॉन्ड यील्ड पे शायद पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वगैरह तो है ही।
बिल्कुल, थोड़ा-सा चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जिस इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है उसमें कितना वेटेज होगा, जीबीआई ईएम की हम बात कर रहे हैं, ये किस तरह का इंडेक्स है और यहाँ पर किस तरह की वेटेज होगी, क्या-क्या प्रक्रिया होगी यहाँ पर इस पूरे वेटेज में नयापन लाने की? ज़रा ये पेचीदगियाँ हैं जो शायद हम समझना चाहते हैं। तो इंडेक्स में जो आज हाईएस्ट वेट है 10% का है, और भारत जो है वो सीधा 10% वेट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ब्राजील है, मेक्सिको है, एक और चाइना, आई थिंक एक और कंट्री है, तो 4 कंट्रीज है वो 10% का वेटेज है। तो जितनी कंट्रीज को जेपी मॉर्गन एज इमर्जिंग मार्केट्स क्वालिफाई करता है और एलिजिबल समझता है, उनमें से जहां जहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो सारे जगह पे। सो भारत 10% के वेट के साथ शुरू होगा। सो विच इज द हाईएस्ट वेट इंडेक्स में, जैसा मैंने बताया। और ये जो 10% भारत का वेट है वो 1-1% करके अगले 10 महीने तक चलेगा। तो आज 28 जून को 1% वेटेज जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारत के बॉन्ड्स का हो गया। अगले महीने 1%, उसके अगले एक महीना 1%, इस तरह करके 10% हम अगले 10 महीने में अचीव करेंगे। और ये जो बॉन्ड इंडेक्स होती है वो उन्हीं गवर्नमेंट्स को कंसिडर करती है जहां पर कि एक सर्टेन मिनिमम इकोनॉमिक क्राइटेरिया अचीव हो जाते हैं। जहाँ का जो कानून है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए उपयुक्त है। अभी जब वो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको एक इंडिया में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा। और जो हमको खबर आ रही है आज, जैसे पीपल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज जो 1% है, विच इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 2 से 2.5 बिलियन डॉलर, वो आज पैसा आएगा, लेकिन उतना फ्लो हमने देखा नहीं। करीब करीब 150-200 मिलियन डॉलर ही जो हमारे हिसाब से पैसा आया। तो मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, बट वो जो इनिशियल टीथिंग ट्रबल है उनको रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि भारत का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो उसको लेके कुछ इश्यूज है। बट कई बार होता है कि जो इन्वेस्टर्स को इंडिया के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, या जो एक पहली बार इंडियन अथॉरिटीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनको कई चीजें पता नहीं होती, तो उनको वो जो इनिशियल टीथिंग ट्रबल होते हैं उसको हमको ये नहीं देखना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट कई बार उनकी फेमिलियरिटी लेवल, उनको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो शायद उनको पूरा पता नहीं होता। बिकॉज हमारे यहाँ हजारों हजारों एफपीआई रजिस्टर्ड है। हमारा जो इक्विटीज मार्केट है वो एफपीआई से बहुत ही एक्टिव रहता है। तो ये कहना आई थिंक गलत होगा कि यहाँ के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, बट कुछ लेट राइजर्स होते हैं, उनको आप समझ में आया कि 28 जून आ गया, हमको अब रजिस्ट्रेशन, तो वो सारे मेरे ख्याल से इनिशियल टीथिंग ट्रबल है। अगले 2 महीने में हम देखेंगे कि शानदार एफपीआई की एंट्री होगी बॉन्ड मार्केट में फॉर्मली। और हमने ये भी देखा कि 10 बिलियन डॉलर का पैसा एफपीआई का ऑलरेडी इन एंटिसिपेशन नॉन इंडेक्स इन्वेस्टर्स का पॉसिबली आ चुका है। सो एक जो दूसरी एडवांटेज है कि जब इंडेक्स इन्वेस्टर आएंगे, जब इन्वेस्टर्स आएंगे, तो वो अपने साथ ट्रेडर्स को भी साथ में लेके आएंगे, तो हमारे ओवरऑल मार्केट में लिक्विडिटी डेप्थ काफी बढ़ेगी। तो लिक्विडिटी का एक पहलू हमने समझ लिया है, और भारत किस तरह से प्लेस होने वाला है, भारतीय बॉन्ड किस तरह से प्लेस होने वाले हैं इस इंडेक्स में, ये हमने समझ लिया है। सर, थोड़ा सा हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी समझना है। रुपए को सपोर्ट मिलेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट को यहाँ पर फ़ायदा होगा कम होने में, थोड़ा सा ये पहलू हैं जो शायद थोड़े से पेचीदा हैं। अर्थव्यवस्था के लिहाज से बताइएगा कि कितना फ़ायदा हो सकता है और कैसे होगा ये फ़ायदा दरअसल। देखिए, अर्थव्यवस्था के हिसाब से एक साइड है जो पॉजिटिव है और एक साइड है जो थोड़ा सा कंसर्निंग है। सो पॉजिटिव साइड पहले बताता हूँ कि जब 2021, 2022, 2023, स्पेशली कोविड के बाद 2021-22 में जब सडनली गवर्नमेंट को बोरोइंग बढ़ाने की जरूरत पड़ी, जब हमारी इकोनॉमी पे कोविड का इम्पैक्ट हुआ, तो उस समय रिजर्व बैंक ने मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, गवर्नमेंट की बोरोइंग को सपोर्ट करने के लिए 2.5 से 3 लाख करोड़ के हर साल में बॉन्ड परचेज किए। ठीक है, उन्होंने ऑक्शन में सब्सक्राइब किया, उन्होंने सेकेंडरी मार्केट से, जिसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट परचेजेज आरबीआई ने किया, जो बॉन्ड मार्केट को सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय एक कोई अल्टरनेट इन्वेस्टर नहीं थे। तो हमारे देश की जो फिजिकल डेफिसिट है वो अभी 5% ऑफ द जीडीपी के आसपास है,
और अगले साल गवर्नमेंट का टारगेट उसको घटा के 4.5% करने का। नाउ यदि भी हमारा फिजिकल डेफिसिट है जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हो जाता, हमारी जीडीपी 10% 11% से बढ़ रही है, तो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ बोरिंग जो आज के रेट में है वो 14-15 लाख करोड़ है ग्रॉस, और 9-10 लाख करोड़ है नेट, वो काफी सब्सटेंशियल होता है। तो जब भी बाहर से यदि कैपिटल आएगी, बाहरी इन्वेस्टर इंडिया में आएंगे, तो गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगा, एक अल्टरनेट इन्वेस्टर होगा। बिकॉज आज के रेट में हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, वो बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, बाय एंड लार्ज वो सारे लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर है। सो एक बहुत यूनिफॉर्म मार्केट है। एक एफपीआई की एंट्री होने से एक हेट्रोजेनिटी मार्केट में आएगी, एक डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर आएगा, तो दो अलग अलग तरह के व्यू रिफ्लेक्ट होंगे। तो मार्केट में जो एक्टिविटी लेवल है वो बढ़ेगा, मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी, मार्केट की डेप्थ बढ़ेगी। सो एक्सटर्नल सपोर्ट, और फिर जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे तो जैसे मैंने पहले भी बताया, उनका जो पैसा रिटेन करना है, तो आज हम जिस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं जिसके कारण हमारा बॉन्ड उनके इंडेक्स में इंक्लूड हुआ है, वो क्राइटेरिया को कंटिन्यूसली हमको मीट करने के लिए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। सो एज जैसे कि हमको ट्रेडमिल पे चलना नहीं पड़ेगा, ट्रेडमिल पे हमको एक ही जगह रहने के लिए भागते रहना पड़ेगा। सो एक पुश रहेगा कि हमारा रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहे, हमारी फिजिकल कंडीशन जो उसको हम मेंटेन करें। अब उसका नेगेटिव साइड होता है कि आज के डेट में स्पेशली हमने लास्ट 2 साल में देखा कि ग्लोबल मार्केट में जो भी तरह की डेवलपमेंट्स हुए, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, या इसराइल हमास वॉर हुआ, या कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए, या एक आध जैसे यूबीएस और क्रेडिट स्विस के समय में क्रेडिट स्विस कोलैप्स हो गया। पहले जब ऐसा होता था तो हमारे मार्केट में उसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट आता था। इसके अलावा हमने देखा कि बीच में एफपीआई कंसिस्टेंट सेलर थे मार्केट में, उसके बाद भी हमारा इक्विटी मार्केट स्टेबल रहा। सो उनका जो एक्शन है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ भारत में जो डेवलपमेंट है उसमें भी इम्पैक्ट हो। उनको यदि मान लीजिए चिले में प्रॉब्लम हुआ या थाईलैंड में प्रॉब्लम हुआ, उनका जो पैसा निकलेगा तो दैट कैन हैव इम्पैक्ट। सो उससे हमको मार्केट में इंक्रीमेंटल वॉलेटिलिटी आ सकती है। उनका यदि भारत में कोई कारण से व्यू नेगेटिव हो गया है, वो सेल करना चालू चले करे, तो उसका तो इम्पैक्ट उसका हो इम्पैक्ट सकता हो है। सकता है। क्योंकि अभी जो हमारा बिल्कुल। 2% होल्डिंग है एफपीआई का गवर्नमेंट बॉन्ड आउटस्टैंडिंग में, वो ये जी सर। इंडेक्स की बात करीब करीब 4%। तो दैट दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स। बिल्कुल। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने समझाया, काफ़ी आसान भाषा में भी समझाया लोगों को। लेकिन अब हम भारतीय निवेशकों की बात करें जिनको बॉन्ड्स खरीदने हैं, वो तो किसी भी तरह के डेट म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें, या आरबीआई का जो पोर्टल है प्रवाह, वहाँ से बॉन्ड खरीद सकते हैं। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि घरेलू बाजार में अगर आपको बॉन्ड्स खरीदने हो तो किस किस ज़रिए से खरीद सकते हैं और किन किन सूरतों में खरीद सकते हैं, क्योंकि एक बार हम अब जानते हैं कि आखिरकार वो समय आ गया है जब ब्याज दरें घटने का सिलसिला शुरू हो सकता है। अगर हम अगली छमाही के अंत तक ही इसे पकड़ कर चले, भले ही एक रेट कट की हम बात करें, तो वो जरिए घरेलू बाजार में घरेलू निवेशकों के लिए बॉन्ड्स में खरीदारी करने के लिए और मौका फिलहाल। बिल्कुल आपने सही एकदम पॉइंट पे डिस्कशन शुरू किया। बिकॉज अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट बॉन्ड में डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टर का कल्चर बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, जबकि वो एक बहुत अट्रैक्टिव एरिया है। और लास्ट 2 साल में आरबीआई ने, जैसा आपने बताया, एक रिटेल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। तो कोई भी आदमी आरबीआई के वेबसाइट पे जाके आरबीआई के रिटेल जो सेगमेंट है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और उसके बाद वो उस ऐप पे जाके अपना डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हैं। वहां पर हालांकि अभी बहुत लिक्विडिटी नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है वो एक, कोई भी इतने सारे डेट के प्लेयर्स हैं उनमें जाके इन्वेस्ट कर सकता है, या फिर कोई ब्रोकर्स होते हैं उनके थ्रू वो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकते हैं। स्पेशली एक कैटेगरी होती है प्राइमरी डीलर्स, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में ट्रेड करने के लिए, और उनको आरबीआई ने मैंडेट दिया है कि वो मार्केट मेकिंग करेंगे स्पेशली फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो हमारे काफी सारे प्राइमरी डीलर्स है, जैसे सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसटीसीआई, एसबीआई, डीएफएसआई, पीएनबी गिल्ड्स, उन पे जाके रिटेल इन्वेस्टर गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकता है। जो हमारा रेगुलर डीमेट अकाउंट है उसी में वो ले सकता है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के गिल्ड स्कीम तो है ही, म्यूचुअल फंड के टारगेट मैच्योरिटी फंड्स है। अब
वो काफी सारे प्लेटफॉर्म है। अभी तक जब गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की बात होती है तो शायद जो एक रेगुलर इन्वेस्टर है, साधारण आदमी के दिमाग में आता है कि मैं या तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स डिपॉजिट कर दूं, या स्मॉल सेविंग्स स्कीम है जैसे किसान विकास पत्र, उस टाइप के में इन्वेस्ट कर दूं। बट आज के डेट में एक प्लेटफॉर्म है, आरबीआई की वेबसाइट पे आप जाके रिटेल सेगमेंट में अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद आप डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकते हैं। ये वो तमाम मौके जहां पर अगर घरेलू बाजार में निवेशक खरीदना चाहते हैं बॉन्ड्स, तो जादू सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इस चर्चा को यहाँ समाप्त करना होगा, लेकिन आपने समय दिया और इतने विस्तार से इस पूरे मुद्दे पर बात की, दर्शकों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करने वाले हैं फिनफ्लुएंसर्स की, और कैसे फिनफ्लुएंसर्स पर एक बार सेबी की जो नकेल वो कसती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहते हैं नए नियम फिनफ्लुएंसर्स को लेकर? आप किस तरह के फिनफ्लुएंसर्स पर अब भरोसा दिखा सकते हैं? हमारे साथ जुड़ेंगे वैल्यू रिसर्च के धीरेन्द्र कुमार और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से आपको समझाइश देंगे ब्रेक के बाद।